गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा, हमने आपको कल बताया था कि बीजांड निषेचन के पश्चात बीजांड गुरु बीजाणुधानी द्वारा कितनी पीढ़ियों को व्यक्त किया जाता है, कितनी पीढ़ियों को व्यक्त किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, निषेचन के पश्चात बीजांड बीज में बदल जाता है और निम्नलिखित 3 पीढ़ियों को निरूपित किया जाता है या उसके द्वारा निम्नलिखित 3 पीढ़ियों को व्यक्त किया जाएगा। तो हमने आपको द्विनिषेचन के बारे में बताया था, निश्चित हो गया पुष्पी पादपों में। अब देखिएगा, निषेध क्वेश्चन है कि निषेचन के पश्चात बीजांड, जिसे हम क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणुधानी द्वारा कितनी पीढ़ियों को व्यक्त किया जाता है। तो इसमें आप ये लिखेंगे, निषेचन देखिएगा, देखिए ध्यान से कि निषेचन के पश्चात बीजांड गुरु बीजाणुधानी बीजांड या गुरु बीजाणुधानी बीज सीड, बीज में बदल जाता है। निषेचन के पश्चात बीजांड बीज में बदल जाता है। क्या हो जाएगा? बीज में बदल जाएगा और एक साथ तीन पीढ़ियों को और एक साथ इसके द्वारा, ये देखो, और एक साथ इसके द्वारा और एक साथ इसके द्वारा निम्नलिखित 3 पीढ़ियों को व्यक्त किया जाता है। निषेचन के पश्चात बीजांड बीज में बदल जाता है और एक साथ इसके द्वारा निम्नलिखित 3 पीढ़ियों को व्यक्त किया जाता है। देखिए आगे दो कौन सी पीढ़ी है। पहली है एगुणित पीढ़ी। एगुणित पीढ़ी जिसमें आपको आ जाएगा भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद, और दूसरी पीढ़ी है द्विगुणित पीढ़ी जिसमें आपको आ जाएगा अध्यावरण, बीजांडकाय और भ्रूण, और तीसरी पीढ़ी है जिसे क्या बोलती है, त्रिगुणित पीढ़ी। त्रिगुणित पीढ़ी, इसके अंदर आपको आ जाएगा भ्रूणकोश, भ्रूणकोश। तो बीजांड द्वारा इन 3 पीढ़ियों को निरूपित या व्यक्त किया जाता है। तो लिखें, फर्स्ट पीढ़ी है, ध्यान देना, एगुणित। एगुणित पीढ़ी मतलब हैप्लॉइड एगुणित पीढ़ी। इसके अंदर आपको भ्रूणकोश, एंडोस्पर्म, इसको बोलते हैं मादा, तो एम्ब्रियो सेक, सॉरी, भ्रूणकोश, एम्ब्रियो सेक, मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद। जो दूसरी पीढ़ी है वो होती है द्विगुणित पीढ़ी। द्विगुणित पीढ़ी, इसमें आपको
इंटेगुमेंट अध्यावरण, दूसरा है बीजांडकाय, बीजांडकाय अध्यावरण की कोशिकाएं और बीजांडकाय कोशिकाएं क्या होती है, द्विविध होती है। और जो मेन चीज है वो होता है भ्रूण एम्ब्रियो, ध्यान देना। तो ये बीजाणु की द्विविध पीढ़ी है। और तीसरा है त्रिगुणित, त्रिगुणित पीढ़ी। इसमें आपको भ्रूण कोश, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म भ्रूण कोश आता है। तो देखिएगा हमने आपको बताया था कि बीजांड द्वारा निम्नलिखित 3 प्रकार की पीढ़ियों को एक साथ व्यक्त किया जाता है। पहली है एकल पीढ़ी, इसके अंतर्गत भ्रूण कोश एम्ब्रियो है, इसे क्या बोलते हैं, मादा युग्मक। दूसरी है द्विगुणित पीढ़ी, इसके अंतर्गत अध्यावरण, बीजांडकाय और भ्रूण आते हैं। त्रिगुणित पीढ़ी है भ्रूण कोश, एंडोस्पर्म। अब हमने इन सबको पढ़ लिया, इसके बाद हमें पढ़ना है भ्रूण कोश और भ्रूण। ये निषेचन के पश्चात घटित होने वाली घटनाएं हैं। तो आपको हमने बताया था कि निषेचन के पश्चात घटित होने वाली घटनाएं, सबसे पहली है यूग्मनस जाइगोट का निर्माण, यूग्मनस का निर्माण। दूसरी है भ्रूण का निर्माण और तीसरी है भ्रूण कोश, उसके बाद बीज और फल ये बनते हैं। तो प्रश्न आता है एग्जाम के दौरान, देखिएगा कि आवक बीजी पादपों में निषेचन के पश्चात, आवक बीजी पादपों में निषेचन के पश्चात घटित होने वाली किन्हीं 2 संरचनाओं का नाम बताइए। कैसे प्रश्न आता है, तो आपको युग्मनस किसके पश्चात बनेगा, निषेचन के पश्चात। दूसरा है भ्रूण, तीसरा है भ्रूण कोश। लेकिन ध्यान रखना आवक बीजी पादपों में भ्रूण से पहले भ्रूण कोश का निर्माण होता है, भ्रूण कोश का विकास होता है। तो हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक होगा हमारा भ्रूण कोश किसे कहते हैं, परिवर्तन के आधार पर भ्रूण कोश कितने प्रकार के होते हैं, सचिन तो समझाइए। तो अगला टॉपिक है हमारा बेटा भ्रूण कोश। प्रश्न बनता है कि भ्रूण कोश किसे कहते हैं। भ्रूण कोश एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म भ्रूण कोश क्या है, किसे कहते हैं। तो देखिएगा क्या परिभाषा है भ्रूण कोश की, ध्यान से देखिएगा। भ्रूण कोश आवर्त बीजी पादपों के भ्रूण कोश मतलब मादा युग्मकोद्भिद में द्विनिषेचन के दौरान त्रिक संलयन से बनने वाली, ध्यान देना, त्रिक संलयन से बनने वाली त्रिगुणित बहुकोशिकीय संरचना जो भ्रूण को पोषण प्रदान करती है, भ्रूण कोश कहलाती है। तो देखिएगा इसकी परिभाषा, देखिएगा आवृत बीजी, आवृत बीजी पादपों, क्या बोलेंगे इसको, पुष्प आवृत बीजी पादपों, आवृत बीजी पादपों में, आवृत बीजी पादपों के मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद, आवक बीज पादपों के मादा युग्मकोद्भिद मतलब भ्रूण कोश, भ्रूण कोश में, भ्रूण कोश में द्विनिषेचन, भ्रूण कोश में द्विनिषेचन के दौरान, द्विनिषेचन के दौरान त्रिक संलयन, त्रिक संलयन से बनने वाली, त्रिक संलयन से बनने वाली त्रिगुणित
त्रिसंलयन से बनने वाली त्रिगुणित बहु कोशिकीय संरचना, त्रिगुणित बहुकोशिकीय संरचना जो भ्रूण को पोषण प्रदान करती है, जो भ्रूण को पोषण प्रदान करती है, भ्रूणकोश कहलाती है। तो क्या लिखा? आवृतबीजी पादपों के मादा युग्मकोद्भिद भ्रूणकोश में द्विनिषेचन के दौरान त्रिसंलयन से बनने वाली त्रिवृत्त बहुकोश की संरचना जो भ्रूण को पोषण प्रदान करती है, भ्रूणकोश कहलाती है। भ्रूणकोश एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म कहलाती है। क्या कहलाती है? जो भ्रूण को, तो जो विकसित हो रहे भ्रूण को प्रदान करती है, एंडोस्पर्म कहलाती है। अब देखिएगा, आवृतबीजी पादपों में भ्रूणकोश का निर्माण भ्रूण से पहले होता है, या भ्रूणकोश का विकास भ्रूण से पहले होता है। उसका अगला पॉइंट है, परिभाषा में आपके अगला पॉइंट है, आवृतबीजी पादपों या पुष्पीय पादपों, आवृतबीजी पादपों में भ्रूणकोश का निर्माण भ्रूण से पहले होता है, या विकास का निर्माण भ्रूण से पहले होता है। अगला पॉइंट है, अब ध्यान देना, भ्रूण से पहले होता है, कारण क्योंकि इसमें भ्रूणकोश की कोशिकाओं में पोषक पदार्थों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण आदि आदि भ्रूणकोश की कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है और भ्रूण का समुचित विकास होता है। इसलिए यह भ्रूण से पहले विकसित होता है, यह भ्रूण से पहले बनता है। तो आगे लिखें आप कि भ्रूणकोश एक पोषक ऊतक होता है। किस प्रकार का ऊतक है? कोशिकीय ऊतक या पोषक ऊतक। इसमें लिखें भ्रूणकोश नाम से बदलते हैं, कोश पोषण देने वाला, उसको भ्रूणकोश एक पोषक ऊतक होता है, पोषक ऊतक होता है, जिसकी कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।
आदि पोषक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। देखिएगा, भ्रूणकोष एक प्रकार का पोषक ऊतक होता है। एक पोषक ऊतक होता है जिसकी कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण, वसा भी कह सकते हैं, और खनिज लवण आदि पोषक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए भ्रूणकोष का मुख्य कार्य भ्रूणकोष का मुख्य कार्य विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करना है। विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करना है। इसलिए भ्रूणकोष का मुख्य कार्य विकासशील भ्रूण विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करना है, जिससे भ्रूण का समुचित विकास हो सके। इसका मुख्य कार्य क्या है, ध्यान देना। इसलिए भ्रूणकोष का मुख्य कार्य विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करना है, जिससे भ्रूण का समुचित विकास हो सके। आगे देखें, आवक बीजी पादपों में भ्रूणकोष निषेचन के पश्चात विकसित होता है, जो सूत्रगणिता में त्रिगुणित होता है। आवक बीजी पादपों में भ्रूणकोष का विकास निषेचन के पश्चात, मतलब निषेचन के बाद होता है, जो सूत्रगणिता में क्या होता है, त्रिगुणित। आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है आवृत बीजी पादपों, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म होते हैं ये आवक बीजी पादप, सबसे विकसित प्रकार के आवक बीजी पादपों में भ्रूणकोष का विकास निषेचन के पश्चात होता है, निषेचन के पश्चात होता है, जो सूत्र गणिता में त्रिगुणित कैसे होगा, ट्रिप्लॉइड त्रिगुणित होता है, मतलब 3n कैसा होगा, 3n ट्रिप्लॉइड होता है। प्रश्न आता है कब सभी परीक्षा में कि भ्रूणकोष आवक बीजी पादपों में
भ्रूण कोश की सूत्रगुणिता क्या होती है? त्रिगुणित 3n, क्योंकि हमने आपको बताया था कि मादा युग्मकोद्भिद में द्वितीयक केंद्रक और एक नरयुग्मक के संलयन से त्रिगुणित संरचना का निर्माण होता है। जिसके क्या होते हैं? भ्रूणकोश 3 केंद्रक भाग होते हैं, 3 एग्नित केंद्रक, 2 द्वितीयक केंद्रक और 1 नरयुग्मक का। इसलिए क्या कहते हैं इसको? त्रिगुणित बहुकोशीय। अब ध्यान देना, अनावर्त बीजी अपुष्पीय पादप जिम्नोस्पर्म में जो भ्रूणकोश होता है वो एगुणित होता है। ये प्रश्न बनते हैं कई बार कॉम्पिटिशन के अंदर कि अनावर्त बीजी या अपुष्पीय पादपों में भ्रूणकोश का निर्माण निषेचन से पहले होता है, जो सूत्रगुणिता में क्या होता है? एगुणित होता है। इसको आप नोट करके लिख लें, नोट डाउन करके लिखिए अनावर्त बीजी अनावर्त बीजी मतलब जिम्नोस्पर्म अपुष्पीय पादप अपुष्पीय पादप जिम्नोस्पर्म अनावर्त बीजी पादपों में भ्रूणकोश का निर्माण या विकास, भ्रूणकोश का निर्माण निषेचन से पहले होता है, जो सूत्रगुणिता में कैसा होता है? एगुणित। जो सूत्रगुणिता में एगुणित हैप्लॉइड होता है। सूत्रगुणिता में कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। कोई निषेचन पहले होगा तो निषेचन के पश्चात क्या होगा? हैप्लॉइड द्विगुणित। भ्रूणकोश जो सूत्रगुणिता में एगुणित होता है, तो प्रश्न बनता है कि अनावर्त बीजी पादपों में भ्रूणकोश सूत्रगुणिता में होता है एगुणित। कैसे होगा? एगुणित होगा। इसको देखें आप लोग। दूसरा टॉपिक है हमारा परिवर्धन या विकास के आधार पर भ्रूणकोश कितने प्रकार के होते हैं। इसी साल 2020 में ये प्रश्न आया था। इसमें से आया था, प्रश्न क्या आया था? ध्यान दीजिएगा। प्रश्न ये था कि केंद्र कोशिकीय भ्रूणकोश को समझाइए। कोशिकीय भ्रूणकोश को समझाइए या कोशिकीय भ्रूणकोश का वर्णन कीजिए। सेक्शन सी में आया था। 3 नंबर प्रश्न आते हैं सेक्शन सी के अंदर, 3 प्रश्न आते हैं, और डी में 4 प्रश्न आते हैं 4-4 नंबर के, और 3 प्रश्न आते हैं 4-4 नंबर के। तो यहाँ पर पता होना चाहिए। अब आता है प्रकार कि आवर्त बीजी पादपों में जो भ्रूणकोश विकसित होता है वो कितने प्रकार से विकसित होता है। आपने देखा होगा नारियल एक ऐसा एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट। इसका जो तरल पदार्थ होता है, द्रवीय तरल पदार्थ, वो केंद्र की भ्रूणकोश होता है, और जो सफेद गुदा होता है वो कोशिकीय होता है। नारियल के अंदर वो देखा होगा आपने। तो नारियल एक प्रकार का पोषक है। उसके अंदर आपको प्रोटीन, वसा, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, और खनिज लवण हम खूब उसको यूज करते हैं। नारियल पानी तो आप देखिएगा। अब आता है भ्रूण परिवर्तन के आधार पर भ्रूणकोश के प्रकार। यह जाता है हेडिंग आपका परिवर्धन या विकास। परिवर्तन या विकास के आधार पर
ग्लूकोज के प्रकार परिवर्तनीय विकास के आधार पर ग्लूकोज के प्रकार। ध्यान देना, परिवर्तनीय विकास के आधार पर ग्लूकोज निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। तो देखिएगा वही पॉइंट में निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। परिवर्तनीय विकास के आधार पर ग्लूकोज निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। नाम लिख लेना। पहला है केंद्रकीय ग्लूकोज, दूसरा है कोशिकीय ग्लूकोज, और तीसरा है हेलोबियल ग्लूकोज। इसे मिश्रित ग्लूकोज भी कहते हैं भाई। कौन सा ग्लूकोज? मिश्रित ग्लूकोज। तो परिवर्तन आवर्त बीजी पादपों में, ध्यान देना, आवर्त बीजी पादपों में परिवर्तन के आधार पर निम्नलिखित 3 प्रकार के ग्लूकोज पाए जाते हैं। पहला है केंद्रकीय ग्लूकोज, दूसरा है कोशिकीय ग्लूकोज, और तीसरा है हेलोबियल या मिश्रित ग्लूकोज। इसे मिश्रित कहते हैं। मिश्रित ग्लूकोज। अब पहला पढ़ते हैं, कौन सा? केंद्रकीय ग्लूकोज। नारियल के अंदर जो द्रव्य प्राप्त होता है वो केंद्रकीय ग्लूकोज का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो केंद्रकीय ग्लूकोज ज्यादातर द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है। जैसे केपसिया के अंदर भी ये पाया जाएगा। तो देखिएगा आप लोग इसमें केंद्रकीय ग्लूकोज। पहला केंद्रकीय ग्लूकोज। केंद्रकीय ग्लूकोज। तो आप इसको समझे। पहले सबसे पहले किसका निर्माण होता है? विकास में हमने पढ़ाया था कि प्राथमिक ग्लूकोज केंद्रक, प्राथमिक त्रिवृत्त ग्लूकोज केंद्रक। कौन सा? प्राथमिक ग्लूकोज केंद्रक। देखिएगा डायग्राम नोट करें पहले आप। ये केंद्रक है, ये होता है 3N, और ये प्राथमिक ग्लूकोज केंद्रक से बोलते हैं PM। प्राथमिक ग्लूकोज केंद्रक। ये PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है? ध्यान देना, मुक्त केंद्रीय विभाजन होता है इसमें। कौन सा? मुक्त केंद्रीय विभाजन। मुक्त केंद्रीय विभाजन। मुक्त केंद्रीय विभाजन होता है तो ये ऐसा हो जाता है। आगे देखिएगा
अवस्था होती है, या मुक्त केंद्रकीय भ्रूणकोष बोलते हैं उसको, इसका नाम हो जाएगा मुक्त केंद्रकीय भ्रूणकोष। अब इसमें क्या होता है, जो ये भ्रूणकोष होता है, कौन सा, मुक्त केंद्रकीय भ्रूणकोष, ये सारे के सारे केंद्रक परिधि की ओर स्थित हो जाते हैं और इनके बीच में क्या हो जाती है, एक रिक्तिका बन जाती है। तो यानी केंद्रकों को परिधि की ओर स्थित होना, केंद्रकों का परिधि की ओर स्थित होना, तो कैसे हो जाएगी नाम में ये, तो सारे केंद्र कहाँ जाएंगे, परिधि की ओर। और बीच में क्या बन जाएगी, केंद्रीय रिक्तिका, इसमें बोलेंगे परिधीय केंद्रक। परिधीय मुक्त केंद्रक, और ये होती है बीच में केंद्रीय रिक्तिका, केंद्रीय रिक्तिका। अब इसमें क्या होता है, केंद्रीय रिक्तिका में कोशिका द्रव्य विभाजन और कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। कोशिका द्रव्य विभाजन और कोशिका भित्ति का निर्माण, कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाएगा। और ये चारों ओर कोशिका द्रव्य और केंद्रक आ जाएगा और ये केंद्रीय रिक्तिका बन जाएगी, ध्यान देना। इसे बोलते हैं बहुकोशिकीय केंद्रक, बहुकोशिकीय भ्रूणकोष, सॉरी, बहुकोशिकीय भ्रूणकोष, बहुकोशिकीय भ्रूणकोष। इसके बाद जो वास्तविक स्वरूप होता है इसका कोशिकीय केंद्रकीय भ्रूणकोष का, इसमें आपको इस टाइप बनाना है उसको। यहाँ क्या आया लेकिन विकासशील भ्रूण, बताइए इसके बारे में आपको।
होता है भ्रूण, ध्यान देना क्या होगा, भ्रूण होगा। और इसमें आपको ये परिपक्व केंद्रीय ग्लूकोज, इसे क्या बोलेंगे हम, परिपक्व केंद्रीय ग्लूकोज। परिपक्व केंद्रीय ग्लूकोज, परिपक्व केंद्रीय ग्लूकोज, ये गुण है, इसमें केंद्रक होते हैं ये। देखिएगा केंद्रीय ग्लूकोज, हमने आपको बताया था कि ऐसा ग्लूकोज जिसके निर्माण के दौरान, किसे कहते हैं केंद्रीय ग्लूकोज, ऐसा ग्लूकोज जिसके निर्माण के दौरान प्राथमिक ग्लूकोज केंद्रक, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसमें प्राथमिक ग्लूकोज केंद्रक में मुक्त केंद्रकीय विभाजन द्वारा क्या होते हैं, मुक्त केंद्रकीय विभाजन होते हैं, मुक्त केंद्रकीय विभाजन द्वारा अनेक मुक्त केंद्रक बनाता है। तो ऐसा ग्लूकोज जिसके निर्माण के दौरान प्राथमिक ग्लूकोज केंद्रक में मुक्त केंद्रकीय विभाजन द्वारा अनेक मुक्त केंद्रक बनाता है, तो उसे ग्लूकोज की इस अवस्था को मुक्त केंद्रकीय ग्लूकोज कहते हैं। अब इस मुक्त केंद्रकीय ग्लूकोज में क्या होता है, सभी केंद्रक जो केंद्रक थे ये किधर चले जाएंगे, परिधि की ओर, ध्यान देना। अब इस ग्लूकोज के सभी केंद्रक परिधि की ओर स्थित हो जाते हैं, जिससे इसमें एक केंद्रीय रिक्तिका बन जाती है। ये सारे मुक्त केंद्रक कहाँ चले जाएंगे, केंद्रकों का परिधि की ओर स्थित होना, परिधि की ओर स्थित हो जाते हैं, जिसमें ये केंद्रीय रिक्तिका बन जाती है, और ये केंद्र क्या होता है, परिधीय मुक्त केंद्रक। इस अब क्या होता है, अब इसमें कोशिका द्रव्य विभाजन या कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, जिससे यह बहुकोश के ग्लूकोज में रूपांतरित हो जाता है। तो आगे देखें, अब यह है अब इसमें कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन और कोशिका भित्ति का निर्माण, कोशिका द्रव्य विभाजन और कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है, कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। क्या होता है इसमें, जो परिधीय मुक्त केंद्रक में कोशिका द्रव्य विभाजन होता है और प्रत्येक केंद्रक कोशिका द्रव्य लेकर के कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। अब इसे क्या कहेंगे, बहुकोशिकीय भ्रूणकोश, जिससे हो जाता है, जिससे यह बहुकोशिकीय भ्रूणकोश क्या हो जाएगा, बहुकोशिकीय
इसमें कोशिका द्रव का विभाजन और कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, जिससे यह बहुकोशिकीय ग्लूकोज में बदल जाता है। बहुकोशिकीय ग्लूकोज हो गया। इस प्रकार निर्मित ग्लूकोज को ही, अगला पॉइंट है, इस प्रकार निर्मित ग्लूकोज को ही केंद्रकीय ग्लूकोज कहते हैं। इस प्रकार निर्मित भ्रूणकोश को ही केंद्रकीय ग्लूकोज कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, जैसे नारियल में पाया जाने वाला, जैसे नारियल में पाया जाने वाला, नारियल में पाया जाने वाला सफेद द्रवीय तरल पदार्थ, कौन सा? सफेद द्रवीय तरल पदार्थ क्या होता है? केंद्रकीय ग्लूकोज होता है। केंद्रकीय ग्लूकोज होता है। नारियल में पाया जाने वाला सफेद द्रवीय तरल पदार्थ केंद्रकीय ग्लूकोज होता है, जिसे क्या बोलते हैं? लिक्विड सिंथाइटियम। क्या कहते हैं इसको? लिक्विड सिंथाइटियम। ये भी लिखो, जिसे लिक्विड लिक्विड सिंथाइटियम, इंग्लिश टर्म है, कहते हैं। और क्या कहते हैं? देखो, केंद्रकीय ग्लूकोज अधिकांशतः द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है। केंद्रकीय ग्लूकोज अधिकांशतः द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है। केंद्रकीय ग्लूकोज अधिकतः, तो ये आज आपका केंद्रकीय ग्लूकोज हो गया। ठीक है, कल